जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। जैव अणु में हम आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स का अध्ययन करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है चलिए जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट्स समस्त जीवधारियों के पोषण की क्रिया के फलस्वरूप उपापचय के अपचयी अथवा उपचयी क्रियाओं द्वारा बनने वाला जो है एक कार्बनिक यौगिक है। अब यह उपापचय और जो है अपचयी तथा उपचयी क्रिया क्या है, तो इस उपापचय अपचयी और उपचयी क्रिया को जानने के लिए जो है कल की क्लास जो जैव अणु के नाम से थी तो उसमें हम आपको जो है इसका विस्तार समझा दिए हैं। और आज की इस क्लास में इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कल की क्लास यानी कि जिसमें उपचयी तथा अपचयी क्रिया को जो है समझाया गया है उसके वीडियो के लिंक जो है आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। आप वहां से जाकर के इसका विस्तार से अध्ययन कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मानव की बात किया जाए तो मानव के आहार के प्रमुख घटक तथा समस्त जीवों के ऊर्जा का यह एक प्रमुख स्रोत है अथवा यह प्रमुख स्रोत होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो है सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है अथवा CnH2O का टेकन N होता है। और अगर देखें तो इस कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है यह जो है जल यानी कि जो H2O है इस H2O के अनुपात में जो है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं का अनुपात देखा जाता है। इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट को जल योजित कार्बनी यौगिक भी कहा जाता है। यानी कि जिस अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थित रहते हैं उसी अनुपात में इस कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसी अनुपात में पाया जाता है। इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट को जलयोजित कार्बन यौगिक कहा जाता है। और यह कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है सूखे पादपों का अधिकांश हिस्सा जो है यानी कि 80% भाग सूखे पादपों यानी कि पौधों का 80% भाग जो है सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। किस नाम से? सेलुलोज नामक जो है कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और अगर आगे हम बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है इस कार्बोहाइड्रेट्स की जो है कई श्रेणियां मिलती हैं। तो कई श्रेणी में अगर देखें तो जो है मुख्य रूप से इसकी जो है 3 श्रेणियां मिल जाती हैं। पहला जो है मोनोसैकेराइड्स होता है और दूसरा जो है ओलिगोसैकेराइड्स होता है और तीसरा जो है पॉलीसैकेराइड्स होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में पहली श्रेणी जो है मोनोसैकेराइड्स क्या है इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीव जातियों के द्वारा पोषण के उपापचय के क्रिया के उपचयी तथा अपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं वे कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं के संयोग से बनने वाला कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाता है। इस कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ मात्रा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर के अणु पाए जाते हैं तथा जो है इस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह 1:2:1 के अनुपात में यानी कि 1:2:1 में होता है। और यह कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है एक जलयोजित कार्बन यौगिक कहलाता है।
जो अर्थात जिस अनुपात में जल के अणु अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसी अनुपात में इस कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इनका भी अनुपात होता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कहने का मतलब है कि सूखे जो पादप होते हैं, सूखे पादपों का अधिकांश हिस्सा जो होता है, अधिकांश भाग जो होता है, वह कहने का मतलब 80% भाग जो होता है वह सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब जो है कार्बोहाइड्रेट्स की अगर श्रेणी की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्यतः 3 श्रेणियां मिलती हैं। एक जो है मोनोसैकेराइड्स के रूप में, दूसरा जो है ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में और तीसरा जो है पॉलीसैकेराइड्स के रूप में। तो चलिए मोनोसैकेराइड क्या है उसको समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं। देखिए बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाते चलेंगे, रफ पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखते चलेंगे, सिंपल है, आसानी से आ जाएगा, सब सरल है, सिंपल है। तो मोनोसैकेराइड्स की बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड जो होता है यह जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है। मोनोसैकेराइड्स सबसे सरल जो है अथवा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स है। सबसे सरल अथवा जो है छोटे क्रिस्टल अणु के रूप में होने के कारण जो है मोनोसैकेराइड का जो स्वाद होता है वह कुछ मीठा होता है और जो है इसको जो है सरल शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है तथा जो है जल में पोलराइज होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कैरोसिन, एल्कोहल, ईथर के में जो है क्या होते हैं, नॉन पोलराइज यानी कि अघुलनशील होते हैं। यहां तक की जो है मोनोसैकेराइड की बात हो गई। और देखेंगे तो मोनोसैकेराइड में अगर देखेंगे तो क्या मिलता है कि हाँ मोनोसैकेराइड की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड की जो संरचना मिलती है वह जो है कुछ इस तरह से मिल जाती है। यहां पर जो है मोनोसैकेराइड का पहले वर्गीकरण समझ लेंगे। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड में कार्बन श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 होती है। यानी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं इन मोनोसैकेराइड जो है 3 कार्बन परमाणु से लेकर के 7 कार्बन परमाणु के यौगिक के रूप में देखे जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में देखे जाते हैं। अगर 3 कार्बन परमाणु वाला मोनोसैकेराइड है तो ट्राइओजेज 4 कार्बन परमाणु वाला होगा, टेट्रोजेज 5 कार्बन परमाणु वाला, पेंटोजेज 6 कार्बन परमाणु वाला, हेक्सोजेज और 7 कार्बन परमाणु वाला मोनोसैकेराइड जो है हेप्टोजेज कहलाएगा। फार्मूला की अगर हम बात करें तो 3 कार्बन परमाणु वाला होगा तो कार्बोहाइड्रेट है। सामान्य सूत्र इसका जो है CnH2nOn का है। तो अगर उस सूत्र के आधार पर चलेंगे यहां पर n इक्वल टू जो होगा कार्बन परमाणु की संख्या है। तो n इक्वल टू अगर ट्राइओजेज है तो 3 कार्बन परमाणु होगा तो इसका सामान्य सूत्र जो है क्या मिल जाएगा, C3H3 इंटू क्या मिल जाएगा 2, तो यानी कि 6 और O भी जो है 3 होगा, C3H6O3 मिल जाएगा। और टेट्रोजेज में जो है C4H8O4 इस तरह से, पेंटोजेज में C5H10O5 और जो है हेक्सोजेज में C6H12O6, हेप्टोजेज में C7H जो है 14O जो है 7। इसका जो है क्या है अणु सूत्र मिल जाता है, मूलानुपाती सूत्र मिल जाता है। इतनी जो है बात हो गई। अब बनने की बात आई है कि मोनोसैकेराइड जो है बनते कैसे हैं। तो मोनोसैकेराइड में देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है मोनोसैकेराइड में कहेंगे तो इतनी संरचना जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाती है और यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां भी है। यहां पर देखेंगे तो कुछ इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के किसी कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध से
जुड़ने वाले कार्बन में किसी कार्बन के शीर्ष पर जब कार्बोनिल समूह जुड़ता है तो वहां पर जो है वह एल्डोज मोनोसैकेराइड बनाता है, यानी कि एल्डिहाइड का मोनोसैकेराइड बनाता है। लेकिन जब जो है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य अथवा मध्यवर्ती में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े, यानी कि यह जब जो है मध्य में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आए, मध्यवर्ती में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, तो वहां पर जो है क्या होता है, कीटोन का मोनोसैकेराइड बनता है। तो यहां पर देखें तो यहां पर जो है शीर्ष पर आया है तो एल्डोज का मोनोसैकेराइड, जिसे आप ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम दे दिए। और यहां पर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप जो है बीच में आया है, मध्य में आया है, तो यह जो है कीटोन का मोनोसैकेराइड, जिसे आप जो है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन कहते हैं, जिसे आप डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन कहते हैं। तो इस तरह से जो है अब देखेंगे तो 3 कार्बन परमाणु वाला है, यानी कि ट्रायोजेज है, देखेंगे यहां पर। तो ये जो है मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण मिल जाता है और मोनोसैकेराइड के निर्माण की विधि मिल जाती है। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए अब जो है मोनोसैकेराइड का महत्व क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ओलिगोसैकेराइड, फिर जो है पॉलीसैकेराइड को देखते हैं। तो चलिए मोनोसैकेराइड के महत्व को समझे, मोनोसैकेराइड के महत्व को जाने। इसका जो है वीडियो को जो है पॉज करके अच्छे से आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, केवल जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहुत सरल होगा, बहुत सिंपल होगा। चलिए मोनोसैकेराइड का महत्व। चलिए भाई मोनोसैकेराइड का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड के महत्व जो होते हैं निम्न प्रकार से मिल जाते हैं। पहला मिला प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज के संश्लेषण में किस मोनोसैकेराइड का, ट्रायोजेज, पेंटोजेज तथा हेप्टोजेज। कहने का मतलब है कि ट्रायोजेज मोनोसैकेराइड, पेंटोजेज सैकेराइड और जो है हेप्टोजेज मोनोसैकेराइड जो है मिल करके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनाने में किया जाता है। और देखेंगे तो समस्त जैव क्रियाओं के लिए, जितनी भी जैविक क्रियाएं जीवधारी में होती है, जीवधारियों में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, उन समस्त जैव क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा देने में मोनोसैकेराइड का उपयोग होता है। तो जो ग्लूकोज होता है, इसी ग्लूकोज का जो है निम्नीकरण अर्थात जो है किण्वन की क्रिया द्वारा जो है ये क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों की जैव क्रिया संपन्न कराने के लिए ऊर्जा देने का कार्य करता है। कौन? मोनोसैकेराइड। और देखेंगे उच्च श्रेणियों के कार्बोहाइड्रेट्स, उच्च श्रेणियों के कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के संश्लेषण के लिए जो मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं, ये मोनोसैकेराइड के अणु ही जो है मिल करके जो है उच्च श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यानी कि मोनोसैकेराइड अणु की जो एकलकी इकाई होती है, यही एकलकी इकाई मिल करके जो है उच्च श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जैसे देखेंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स और जो है पॉलीसैकेराइड, ये सब जो है उच्च श्रेणी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कहने का मतलब है कि मोनोसैकेराइड के जो एकलक इकाइयां होती हैं जब आपस में मिलती हैं तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की बहुलकी संरचना बनाती हैं, जिससे उच्च श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी श्रेणी जो है ओलिगोसैकेराइड मिल गई। चलिए जाने कि ओलिगोसैकेराइड क्या है। तो इसको जो है लिख डालिए। चलिए ओलिगोसैकेराइड देखते हैं
कि ओलिगोसैकेराइड क्या है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये जो है कार्बोहाइड्रेट की दूसरी श्रेणी है। पहली श्रेणी जो है मोनोसैकेराइड थी। अभी जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड को ग्रीक भाषा में जो है ओलिगो, यानी कि ओलिगोसैकेराइड की ग्रीक भाषा जो होती है, ग्रीक लैंग्वेज जो होती है ओलिगो होती है, जिसका अर्थ होता है फ्यू। फ्यू मीन्स होता है कुछ। कुछ का मतलब यहाँ यह है कि वे कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ऐसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स जो मुख्य रूप से 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलक से बनते हैं। ऐसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स जो मुख्य रूप से 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलक से बनते हैं। अब यहाँ पर मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलक की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड में जो है वहां पर क्या था, ट्रायोस शर्करा जो है, फिर जो है टेट्रोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, हेप्टोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, मतलब ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज और हेप्टोजेज, ये सब जो है मोनोसैकेराइड थे। तो इन्हीं मोनोसैकेराइड, जब एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से मिलता है अथवा जब कई मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बनने वाली जो नई संरचना होगी, जो नया यौगिक होगा, वह जो है मोनोसैकेराइड का बहुलक कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि 2 मोनोसैकेराइड मिले, 3 मोनोसैकेराइड मिले अथवा जो है 10 तक के मोनोसैकेराइड जब मिल करके एक जो है बहुलकी संरचना बनाते हैं तो बनने वाली जो बहुलकी संरचना होती है ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों के बहुलक से बनने वाली जो है कार्बोहाइड्रेट की सरल संरचना जो है ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। यह ओलिगोसैकेराइड भी जो है छोटे तथा जो है छोटे अणु के रूप में, भाई छोटे अणु के रूप में होने के कार्य जो है मोनोसैकेराइड जो मिला था, मोनोसैकेराइड के अणुओं की अपेक्षा ये अधिक मीठे होते हैं। और ये जो है ओलिगोसैकेराइड भी जल में घुलनशील अणु के रूप में पाए जाते हैं। और देखें तो मोनोसैकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर, भाई ओलिगोसैकेराइड जो है मोनोसैकेराइड की इकाई से ही तो मिलके बने होते हैं, तो जितनी इकाई से मिलके बने होंगे मोनोसैकेराइड की, उतनी इकाइयों की संख्या के आधार पर ये जो ओलिगोसैकेराइड होता है वह डाइसैकेराइड के रूप में, ट्राइसैकेराइड के रूप में और जो है टेट्रासैकेराइड के रूप में मिलते हैं। मुख्य रूप से जो है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड के रूप में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो है ओलिगोसैकेराइड होते हैं। और आगे चलेंगे तो यह जो है ओलिगोसैकेराइड के बनने में जो है, अगर ओलिगोसैकेराइड की बनने की अगर बात करें तो इसके बनने में जो है एक बॉन्ड बनता है, एक बंध बनता है, जिसे जो है ग्लाइकोसिडिक बंध कहा जाता है। अब ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है, अगर इसकी बात करें तो जब एक मोनोसैकेराइड अणु का एल्डिहाइड या कीटोन समूह, मोनोसैकेराइड के बनने में देखे थे कि कार्बन कार्बन परमाणु जब एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हो और जो है किसी कार्बन परमाणु के जब सिरे पर जो है जब कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है तो वहां पर बनने वाला जो मोनोसैकेराइड था वह एल्डिहाइड का था, यानी कि एल्डोज मोनोसैकेराइड बना रहा था। और यही चीज जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध जुड़ा है और जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है जब बीच में आता है, मध्य में आता है, तो बनने वाला जो मोनोसैकेराइड है वह जो है कीटोज का मोनोसैकेराइड कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो मोनोसैकेराइड
मोनोसैकेराइड था वह मोनोसैकेराइड में कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप और जो है एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के जुड़ने से जो है मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो मोनोसैकेराइड की बहुलक ही जो है ओलिगोसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड के बनने में कह रहा है कि मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ओलिगोसैकेराइड की संरचना बनेगी। लेकिन जो मोनोसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जुड़ने की क्रिया जो होगी, जो वहां पर एक बंध बनेगा, वह बंध जो है ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। लेकिन इस ग्लाइकोसिडिक बंध तभी बनेगा जब मोनोसैकेराइड किसी एक मोनोसैकेराइड अणु का, इतनी बात समझ में आ रही ना, किसी एक मोनोसैकेराइड अणु का कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह जब दूसरे मोनोसैकेराइड अणु के हाइड्रॉक्सिल समूह यानी कि एल्कोहलिक समूह से जुड़ता है, जब एक मोनोसैकेराइड अणु का एल्डिहाइड अथवा कीटोन समूह दूसरे मोनोसैकेराइड अणु के हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़ता है, तो जुड़ने के फलस्वरूप जो है क्या होता है, जल के एक अणु का अपघटन हो जाता है, जल का एक अणु जो है निकल जाता है। जल के एक अणु के निकलने के कारण जो है संपूर्ण अवक्रिया जो है निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण अवक्रिया कहलाती है। निर्जलीकरण संघनन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और उस समय जब जो है मोनोसैकेराइड के मध्य जो है जो बंध बनेगा, वह बंध जो है ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। तो मोनोसैकेराइड अणुओं के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने के फलस्वरूप जो है जल के एक अणु के निकलने से जो है ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो है उदाहरण में जो है एग्जाम्पल में क्या मिला, एक मोनोसैकेराइड के रूप में अगर हम जो है यहां पर जो है क्या करें, हेक्सोजेज को ले लें यानी कि C6H12O6 को लेंगे। एक जो है हेक्सोज मोनोसैकेराइड के साथ जब जो है दूसरा हेक्सोज मोनोसैकेराइड इस तरह से C6H12O6 को जोड़ेंगे यानी कि अब क्रिया कराएंगे यानी कि बहुलकीकरण की क्रिया कराएंगे, तो यहां पर जो है क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और जो है यहां पर जो है क्या होगा, जो है जल का अपघटन होगा यानी कि जल हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होगी, जल अपघटन होगा। जल अपघटन की क्रिया होगा तो क्या होगा आगे देखेंगे। तो यहां पर H2O जल का एक अणु निकल जाएगा और बनेगा क्या, जो है C12H22O11। इस तरह से एक बहुलक प्राप्त होगा जिसे आप जो है ओलिगोसैकेराइड कहेंगे अथवा जो है यह जो है सुक्रोज शर्करा होती है। यहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, सरल कार्बोहाइड्रेट हेक्सोजेज यानी कि मोनोसैकेराइड है। इन दोनों के बहुलक से मिलने से एक जो है जल का एक अणु निकला, जल के एक अणु निकलने से जो है दोनों के मध्य एक बॉन्ड बना जिसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहे, और ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने से ये दोनों जब आपस में जुड़े तो एक जो है जटिल संरचना प्राप्त हुई जिसे जो है कार्बोहाइड्रेट की दूसरी श्रेणी ओलिगोसैकेराइड के बनने की प्रक्रिया यानी कि सुक्रोज शर्करा बनती है। तो इस तरह से अब इसमें अगर देखना चाहे कि ये दोनों कैसे जुड़े हैं तो सिंपल है, अगर इसको हम कुछ इस तरह से समझें, कैसे, यहां पर अगर इसको हम कुछ इस तरह से देखें तो C6 और जो है H12
देखेंगे और वो 6 है। लेकिन यहां पर एक मोनोसैकेराइड और दूसरे मोनोसैकेराइड देखेंगे तो मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड अथवा कीटोन ग्रुप होगा और हाइड्रॉक्सिल समूह होगा। तो इसको हम जो है क्या करेंगे, मोनोसैकेराइड के रूप में है तो मोनोसैकेराइड के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसे। उसके बाद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देंगे इस तरह से ऐसे, और यहां पर जो है सब हाइड्रोजन होगा, ये सब हाइड्रोजन इस तरह से। अब यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 C6H12 को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C12 हो गया और O जो है 6 1 2 3 4 5 6 ये इतना बन गया। इसी तरह से दूसरा जब यहां पर जोड़ेंगे तो दूसरा जब जुड़ेगा 1 2 3 4 5 और जो है 6 इस तरह से। तो दूसरा हेक्सोस शर्करा तो क्या बनाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। अब यहां पर होना क्या है, इन दोनों के बीच जब क्रिया होगी, दोनों जब जुड़ना चाहेंगे तो एक बांड बनेगा। लेकिन एक बांड बनेगा तो बांड के बनने में क्या होगा कि एक हेक्सोज शर्करा का कोई एल्डिहाइड समूह और दूसरे हेक्सोज शर्करा का एल्कोहलिक समूह देखेंगे। अगर इसका एल्कोहलिक समूह इसके एल्डिहाइड ग्रुप से जब जुड़ेगा तो यहां पर क्या करेगा, इसके एल्डिहाइड ग्रुप के इस हाइड्रोजन से जुड़ करके जल का एक अणु जो है अपघटित कर देगा, निकाल देगा। जब जल का एक अणु निकल जाएगा यानी कि इतनी और इतनी संरचना जब निकल जाएगी, तब यहां पर इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों जब जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि बनेगा क्या, C12 और जो है H हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखेंगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक यहाँ पर 22 H12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इधर जो है 1 2 3 4 5 6 5 11 यहाँ पर हो जाएगा O11 ऐसे। तो ये मिल गया आपको जो है हेक्सोज क्या बोलते हैं, सुक्रोज शर्करा मिल जाती है जो एक ओलिगोसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से अथवा ग्लाइकोसिडिक बांड के बनने से प्राप्त होती है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अगली जो है कार्बोहाइड्रेट्स की अगली श्रेणी जो है क्या है, पॉलीसैकेराइड। चलिए पॉलीसैकेराइड को समझे कि पॉलीसैकेराइड क्या है। तो इसको जो है लिख डालिए, समझ डालिए। चलिए पॉलीसैकेराइड को देखें कि पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीसैकरोसिस, ये पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकरोसिस जो है ये कार्बोहाइड्रेट की तीसरी श्रेणी है। देखेंगे तो ये जो पॉलीसैकेराइड होती है, देखिए कहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स
जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड अणुओं की बड़ी संख्या देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो पॉलीसैकेराइड है, यह पॉलीसैकेराइड जो है कई मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलक से बनने वाली एक जटिल संरचना है। देखे थे आप, अभी देखे कि जो ओलिगोसैकेराइड थी, इस ओलिगोसैकेराइड में जो है मोनोसैकेराइड के जो है अणु जो है कितने, जो मोनोसैकेराइड के अणु थे, ये मोनोसैकेराइड के अणु जो है मिल करके जो है क्या कर रहे थे, ओलिगोसैकेराइड बना रहे थे। अथवा हम ये कह सकते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड है, इस ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के जो है 10 तक के अणु मिल करके जो है एक संरचना बना रहे थे, जिसे आप ओलिगो कहने मतलब जब मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिले, 3 अणु मिले, 4 अणु मिले, 5 अणु, 10 तक के अणु मिलते हैं, तो बनने वाली जो संरचना मिली वह जो है ओलिगोसैकेराइड की संरचना मिली। लेकिन जब जो है कई मोनोसैकेराइड जो है बहुलक की क्रिया में आपस में जुड़ते हैं, बनते हैं, तो बनने वाली जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होगी वह जो है पॉलीसैकेराइड कहलाएगी। चाहे ऐसे कह लीजिए, चाहे जो है यहां पर जो है कि जब यही पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराया जाएगा, जल के अणुओं को निकाला जाएगा, तो जब कई मोनोसैकेराइड भाई जब टूटेगी तो मोनोसैकेराइड बनेगा। कई मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है, तो जब मोनोसैकेराइड टूटेंगे तो कई मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। अर्थात वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलीय अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड की बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जो है पॉलीसैकेराइड यानी कि पॉलीसैकरोसिस कहलाती है। ऐसे कुछ पॉलीसैकेराइड का सामान्य सूत्र जो होता है C6H10O5 का टेकन N होता है, जहां N बराबर जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और एग्जाम्पल में देखेंगे तो पॉलीसैकेराइड में मुख्य रूप से जो है सेलुलोज और जो है स्टार्च यानी कि जिसे मंड कहते हैं। इस सेलुलोज की बात करेंगे तो पादपों का जो है अधिकांश भाग यानी कि पादपों का 80% भाग जो है इसी सेलुलोज से बना होता है। और यही पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यानी कि सुबह के समय जब सूर्य के प्रकाश को पाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हेक्सोज शर्करा यानी कि जो ग्लूकोज बनाते हैं, इसी ग्लूकोज को जो है क्या करते हैं, अपने जो है तने में, पत्तियों में, पुष्पों में, फलों में अथवा अपने कुछ अधिकांश भागों में इसको स्टोर करते हैं। और रात्रि के समय जब इनको जो है प्रकाश नहीं मिल पाता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, तो इसी ग्लूकोज के अणुओं को आपस में जोड़ करके अथवा जो है क्या करते हैं, एक जटिल संरचना बनाते हैं जिसे मंड यानी कि स्टार्च कहा जाता है। और इसी स्टार्च से उनको जो है भोजन मिलती है, पोषण की क्रिया होती है। तो सेलुलोज और स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। और देखेंगे तो पॉलीसैकेराइड जो है यह अक्रिस्टलीय होता है और जो है जल में अविलेय अथवा बहुत कम विलेय होता है। जल में अविलेय अथवा बहुत कम विलेय होता है। भाई चूंकि मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं, कई मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं और इनका स्वाद जो है मीठा नहीं होता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इनका स्वाद मीठा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मोनोसैकेराइड की एक जटिल एक लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, इसलिए इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। इसलिए इन्हें जो है अशर्करा भी कहा जाता है। अब देखेंगे इस अशर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की केवल 2 ही श्रेणी मिलती है। हम आपको कार्बोहाइड्रेट की 3 श्रेणी बताए, एक मोनोसैकेराइड, एक ओलिगोसैकेराइड और एक ये जो है पॉलीसैकेराइड। लेकिन आप इसमें देखें कि जो मोनोसैकेराइड थी वह भी स्वाद में मीठा है और जो ओलिगोसैकेराइड है वह भी स्वाद में मीठा है, लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड है ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स
इसका अगर वर्गीकरण शर्करा के आधार पर करें अथवा जो है शर्करा के और अशर्करा के आधार पर करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है केवल दो वर्गों में, एक जो है शर्करा में और एक जो है पॉलीसैकेराइड में। शर्करा के अंतर्गत जो है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड आ जाते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत तो पॉलीसैकेराइड है ही, यानी कि अशर्करा वाले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड है। तो इसको अच्छे से लिख डालिए, वीडियो को पॉज करके रफ पेन लेकर के अच्छे से लिख डालिए, कंप्लीट कर डालिए, याद कर डालिए। और ये जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, अगली हेडिंग आपकी जो है वसा होगी, फिर वसा के बाद जो है प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हम आप देखेंगे। चलिए अगली हेडिंग आपकी जो है वसा है, इसको देखेंगे।